हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस सेशन। ये एडजेक्टिव्स पर थर्ड लेक्चर है। हम लोग कुछ वर्ड्स पढ़ रहे थे ना, हम लोगों ने कुछ वर्ड्स के बीच में डिफरेंसेस हैं वो हम लोगों ने स्टार्ट किए थे। तो चलो उसको हम लोग कंटिन्यू करते हैं और हम लोग थोड़े से और वर्ड्स पढ़ते हैं। होल एंड ऑल, क्या डिफरेंस होता है होल एंड ऑल में? देखो, होल एंड ऑल का मतलब क्या होता है? पूरा। होल का मतलब कंप्लीट और ऑल का मतलब कंप्लीट, है ना। अब डिफरेंस क्या आता है होल एंड ऑल में? तो देखो, जैसे लिखा है यहाँ पे होल डे। होल डे का मतलब क्या हो गया? पूरा दिन। ठीक है। अगर ऑल की बात करें, ठीक है, देखो पहले तो थोड़ा सा यहीं पे हम डिफरेंस देख लेते हैं। होल डे, पूरा दिन। ठीक है। अगर हम यहाँ पर लिखते हैं ऑल एप्पल्स, ठीक है, ऑल एप्पल्स, सारे एप्पल्स, क्या हम यहाँ पे लिखेंगे होल एप्पल्स? बात समझना मेरा, और मेरी बात समझना, ठीक है ना। यहाँ पे क्या है? ऑल एप्पल्स। क्या आप लिखेंगे यहाँ पे होल एप्पल्स? नहीं। बात समझो मेरी। तो यहां पर देखो, एक डिफरेंस हमें इसी सेंटेंस से समझ में आ गया, ऑल एप्पल्स और होल एप्पल्स। तो अगर हम यहां पर लिखते हैं ऑल, तो कहीं ना कहीं ये जो ऑल है, ये ऑल हमारा क्वांटिटी शो करता है। क्या शो करता है? क्वांटिटी। जैसे ऑल एप्पल्स, क्या है सेंटेंस हमारा? ऑल एप्पल्स। ऑल एप्पल्स का मतलब सारे एप्पल्स। मान लो कि 50 एप्पल्स हैं, तो वो सारे एप्पल्स। अब अगर हम होल का यूज करेंगे तो क्या लिखेंगे? मान लो जैसे द होल एप्पल, ठीक है, एक सेंटेंस में सिर्फ आपको लिख रहा हूं। द होल एप्पल, मान लो अगर बोल रहे हैं कि पूरा एप्पल सड़ा था, तो द होल एप्पल वॉज रॉटन। ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिख रहे हैं? होल। होल क्या बोल रहे हैं? पूरा एप्पल सड़ा था। तो यहाँ पर जो होल है, ये क्या बता रहा है? एक एप्पल है और वो एप्पल पूरा कंप्लीट। ठीक है। तो कहीं ना कहीं होल क्या कर रहा है? हमारे पास जो एक चीज है, उसकी अगर हम बात करें ना, तो होल क्या करता है? होल एक तरीके से वॉल्यूम बताता है। होल एप्पल मतलब पूरा एप्पल सड़ा हुआ है। ठीक है। 100% एप्पल सड़ा हुआ है, 50% एप्पल सड़ा हुआ है। ठीक है। तो होल का मतलब क्या है? 100%, पूरा, कंप्लीट वॉल्यूम उसका। क्या होल एप्पल्स लिख सकते हैं? नहीं, होल एप्पल्स नहीं। अगर हम एप्पल, जैसे एक एप्पल, दो एप्पल, 10 एप्पल, अगर एप्पल्स को काउंट कर रहे हैं तो ऑल एप्पल्स। ठीक है। होल का बात है जब वॉल्यूम की बात होती है, समझो ना मेरी बात, वॉल्यूम की बात होती है। जैसे कि अगर हम लिखें कंटेनर, कंटेनर, ऑल कंटेनर्स। बात समझना मेरी, ऑल कंटेनर्स। मान लो आपके पास यहां पर 3 कंटेनर्स हैं, ए बी और सी। कितने कंटेनर्स हैं? 3 कंटेनर्स, ए बी और सी। अब 3 कंटेनर्स हैं, गिन रहे हैं हम कंटेनर्स को। तो अभी मैंने आपको बताया, अगर हम गिन सकते हैं तो क्या लिखेंगे? अगर गिन सकते हैं तो क्या लिखेंगे? ऑल। क्या आ गया? ऑल। ठीक है। अब अगर हम बात कर रहे हैं, ये जो ए है ना, ये जो ए है, इसका जो पूरा कंटेनर है, ये जो पूरा कंटेनर है ना, ये पूरा कंटेनर खराब है। तो हम क्या बात कर रहे हैं? जो ए है ना, ये पूरा खराब है। मतलब हम अब क्या बात कर रहे हैं? वॉल्यूम की। अब हम गिन नहीं रहे कंटेनर, अब हम कंटेनर गिन नहीं रहे, अब हम क्या कर रहे हैं? अब हम वॉल्यूम की बात कर रहे हैं। तो क्या लिखेंगे? द होल कंटेनर। द होल कंटेनर का मतलब पूरा कंटेनर। ऑल कंटेनर्स का मतलब सारे कंटेनर्स। समझ में बात? समझो मेरी बात को। ऑल कंटेनर्स मतलब सारे कंटेनर्स, होल कंटेनर मतलब पूरा कंटेनर। तो होल का यूज करते हैं वॉल्यूम के लिए, और ऑल का यूज करते हैं हम लोग जब गिनते हैं। समझ में आ गया डिफरेंस? ये डिफरेंस होता है हमारा होल एंड ऑल में। अब दूसरा पॉइंट क्या है कि इससे क्वेश्चन क्या आता है एग्जाम में? देखो क्वेश्चन क्या आता है, एक दो हमारे बेसिक से रूल है। पहला ये है कि अगर हम होल का यूज एडजेक्टिव की तरीके करते हैं, तो उसके पहले द आता है। जैसे यहां पे लिखा है ही स्टडीड द होल डे, ही स्टडीड द होल डे, उसने पूरे दिन पढ़ाई की। तो डे है, ये होल क्या बता रहा है? दिन के बारे में बता रहा है, पूरा दिन। तो होल क्या हो गया? एडजेक्टिव। और अगर होल एडजेक्टिव है तो क्या लिखेंगे उसके पहले? द। ही स्टडीड होल डे नहीं, ही स्टडीड द होल डे। ही वर्क द होल डे। ठीक है, उसने पूरे दिन काम किया। तो ये होल यहाँ पे किसके बारे में बता रहा है? डे के बारे में। तो क्या लिखेंगे? ही वर्क द होल डे। सेकेंड पॉइंट क्या है कि अगर हम होल का यूज प्रॉपर नाउन के साथ में करते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखो इंडिया है, इंडिया क्या है? प्रॉपर नाउन। ठीक है। तो हम होल का यूज कर रहे हैं। तो अगर हम प्रॉपर नाउन के साथ में होल का यूज करते हैं, तो होल के पहले हम द लिखते हैं और होल के बाद हम ऑफ लिखते हैं। ठीक है। इस तरीके से सेंटेंस लिखा जाता है। द होल ऑफ इंडिया। ठीक है। द होल ऑफ महाराष्ट्र। महाराष्ट्र क्या है? प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन तो हम लोग पढ़ चुके हैं ना, नाउन्स पूरे। प्रॉपर नाउन क्या होता है? किसी भी चीज का नाम। तो द होल ऑफ महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र क्या है? प्रॉपर नाउन। और हम प्रॉपर नाउन के साथ में होल का यूज कर रहे हैं, तो होल के पहले क्या आएगा? द, और होल के बाद क्या आएगा? ऑफ। अब लेकिन एक चीज और समझनी है कि आजकल जो हम लोग इंग्लिश यूज कर रहे हैं, उसमें ये जो रूल है ना, ये नहीं फॉलो किया जाता है। द होल इंडिया भी सही माना जाता है।
ठीक है, अगर आप डेली रीडिंग करते हैं तो डेली रीडिंग में आपको ये सेंटेंसेस जरूर मिलेंगे, द होल इंडिया, तो ये भी अप्रोक्सीमेट करेक्ट ही होता है, और अब एग्जाम में भी ऐसा कोई एरर नहीं आता है आइडेंटिफाई करने के लिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा है द का सॉरी ऑल का यूज, ऑल द प्लेयर्स गॉट सिलेक्टेड। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अगर आप ऑल का यूज प्लूरल के साथ में कर रहे हैं तो ऑल के साथ में द आता है। ठीक है, ऑल द प्लेयर्स गॉट सिलेक्टेड, तो देखो प्लेयर्स क्या है, प्लूरल। ठीक है, और उसके साथ हम ऑल यूज कर रहे हैं तो हम ऑल के बाद क्या लगाएंगे, द। ठीक है, ऑल द बॉयज वर हैप्पी, तो बॉयज क्या है, प्लूरल, तो बॉयज के साथ में हम ऑल लगा रहे हैं तो क्या लिखेंगे, ऑल द। ठीक है, और एक पॉइंट है, अगर सेंटेंस में पॉजेसिव नाउन है या फिर पॉजेसिव प्रोनाउन है। ठीक है, पॉजेसिव नाउन का मतलब क्या हो गया, जैसे हम लोगों ने पढ़ा था जिससे ओनरशिप दिखाई देती है। ठीक है, तो देखो जैसे कि यहां है ऑल माई फ्रेंड्स वर हैप्पी, तो जो ये माई वर्ड है पढ़ चुके हैं हम लोग, माई वर्ड क्या होता है, माई वर्ड हमारा पॉजेसिव होता है। तो ऑल माई, माई आपने जैसे देखा माई क्या है, पॉजेसिव, अगर पॉजेसिव है तो पॉजेसिव के पहले क्या लिखेंगे, ऑल। ठीक है, कभी भी आप सेंटेंस माई ऑल फ्रेंड्स ये नहीं लिखेंगे, माई ऑल फ्रेंड्स वर हैप्पी ये सेंटेंस आप नहीं लिखेंगे, माई ऑल फ्रेंड्स वर हैप्पी ये सेंटेंस गलत होता है। क्यों, क्योंकि यहां पर आप पॉजिटिव के बाद में ऑल लगा रहे हैं तो ये गलत हो गया। आप ऑल कब लगाएंगे, आप ऑल हमेशा पॉजिटिव के पहले यूज करेंगे, ऑल माई फ्रेंड्स वर हैप्पी। बात समझ रहे हो मेरी, पॉजिटिव अगर नाउन प्रोनाउन है तो ऑल पॉजिटिव के पहले आएगा, बाद में नहीं। जैसे आई लॉस्ट ऑल माई पेन्स, आप कभी भी सेंटेंस ये नहीं लिखेंगे आई लॉस्ट माई ऑल पेन्स, है ना। इस केस में क्या हो गया, आप ऑल का यूज कर रहे हैं पॉजिटिव के बाद, ये गलत होता है। आप ऑल का यूज करेंगे पॉजिटिव के पहले, तो सही क्या हो गया, आई लॉस्ट ऑल माई पेन्स। ठीक है, नॉर्मल सा रूल था, याद कर लीजिए। चलो नेक्स्ट हम लोग अपना सेकेंड वर्ड देखते हैं। सेकेंड है हमारा एज एंड सो एज। क्या डिफरेंस होता है एज एंड सो एज में, देखो सबसे पहली चीज जो ये हमारा एज है और जो ये हमारा सो एज है, देखो अभी हम लोग अभी डिग्रीज पढ़ेंगे ना, तो डिग्रीज में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे आखिर ये एज और सो एज होता क्या है। ठीक है, देखो एज और सो एज हमारा सबसे पहली चीज है पॉजिटिव डिग्री में यूज होता है। ठीक है, पॉजिटिव डिग्री में यूज होता है। पहले हम देख लेते हैं यूज कैसे होता है पॉजिटिव डिग्री में। जैसे देखो यहाँ पर सेंटेंस है ना, राम इज एज इंटेलिजेंट एज श्याम। ठीक है, तो राम इज एज इंटेलिजेंट एज श्याम, तो अगर पॉजिटिव डिग्री है तो एज आ जाता है। अगर कंपैरेटिव डिग्री होती है तो क्या लिखते हैं, राम इज स्ट्रॉन्ग, राम इज मोर इंटेलिजेंट देन श्याम। ठीक है, और सुपरलेटिव डिग्री होती है तो क्या लिखेंगे, राम इज द मोस्ट इंटेलिजेंट। ठीक है, तो एज का मतलब पॉजिटिव डिग्री, सो एज का मतलब पॉजिटिव डिग्री। सिर्फ एक नॉर्मल सा डिफरेंस होता है एज और सो एज में, ये जो एज है ना इसका यूज हम लोग पॉजिटिव सेंस में करते हैं, और जो ये सो एज है ना इसका यूज हम लोग निगेटिव सेंस में करते हैं। जैसे देखो ये हमारा पहला सेंटेंस है, राम इज एज इंटेलिजेंट एज श्याम, राम श्याम की जितना इंटेलिजेंट है, तो सेंटेंस हमारा पॉजिटिव है। सेंटेंस में क्या बोला जा रहा है, सेंटेंस से बोला जा रहा है कि राम और श्याम दोनों इंटेलिजेंट है। ठीक है, तो एज लिख दिया। दूसरा देखो, राम इज नॉट सो इंटेलिजेंट एज श्याम, इस सेंटेंस का मतलब क्या है, राम श्याम के जितना इंटेलिजेंट नहीं है। अब देखो है तो ये भी पॉजिटिव सो एज लगा है, लेकिन यहां पर देखो क्या है, नॉट है। अगर नॉट है तो यहाँ पे एज नहीं आएगा, राम इज नॉट एज इंटेलिजेंट एज श्याम, ये गलत हो जाता है, ध्यान देना बिल्कुल। अगर हम सेंटेंस निगेटिव है तो वहां पर एज नहीं लिखेंगे, वहां पर सो एज लिखेंगे। अगर सेंटेंस पॉजिटिव है तो हम वहां पर एज लिखेंगे। ठीक है, तो एज कब यूज करते हैं, पॉजिटिव सेंटेंस में, सो एज कब यूज करते हैं, निगेटिव सेंटेंस में। दूसरा एग्जांपल देखो, राम इज एज स्ट्रॉन्ग एज श्याम, पॉजिटिव सेंटेंस है, एज लिख दिया। राम इज नॉट सो स्ट्रॉन्ग एज श्याम, यहां पे क्या है, नॉट, अगर नॉट लिख दिया तो एज नहीं आएगा, क्या लिखेंगे, सो। ठीक है, बस ये हमारा यहाँ पर थोड़ा सा पॉइंट है, बिल्कुल बेसिक है, याद कर लेना। एज का यूज करते हैं हम लोग, एज का यूज किसके लिए होता है, एज का यूज होता है पॉजिटिव सेंटेंस में, और सो एज का यूज होता है निगेटिव सेंटेंस में। ठीक है, चलो नेक्स्ट वर्ड देखते हैं हम लोग अपना। नेक्स्ट वर्ड है हमारा अनदर, अदर और एनी अदर। अब क्या डिफरेंस होता है अनदर, अदर और एनी अदर। अब देखो जैसे सेंटेंस लिखा है ना, राम हैज परचेज्ड अनदर पेन, राम हैज परचेज्ड अदर पेन्स, राम हैज नॉट परचेज्ड एनी अदर पेन।
राम हैज नॉट परचेस्ड एनी अदर पेन्स, मतलब क्या है अनदर, अदर एनी अदर का मतलब क्या होता है, कोई दूसरा। अगर हम सिंपल से हिंदी वर्ड्स में बोले तो अनदर, अदर और एनी अदर का मतलब क्या होता है, कोई दूसरा, है ना, कोई दूसरी चीज। अब लेकिन इनमें, इन तीनों का मतलब तो ये होता है कोई दूसरा, लेकिन अब इन तीनों में क्या डिफरेंस होता है। अनदर पेन का मतलब दूसरा पेन, अदर पेन का मतलब दूसरा पेन, अनदर और एनी अदर पेन का मतलब दूसरा पेन। तीनों का मतलब तो सेम है, लेकिन डिफरेंस है तीनों में, क्या डिफरेंस है वो देखो। सबसे पहला देखो, यहां पर लिख रहे हैं हम अनदर, ठीक है, फिर मैं लिख देता हूं यहां पर अदर, ठीक है, और फिर मैं लिख देता हूं यहां पर एनी अदर, ठीक है। अब देखो अनदर का यूज कैसे करते हैं। देखो अनदर का यूज हम लोग करते हैं अगर सेंटेंस पॉजिटिव है और सेंटेंस हमारा सिंगुलर है, ठीक है। देखो अभी एग्जांपल में भी दूंगा आपको। अदर का यूज करते हैं अगर सेंटेंस पॉजिटिव है और सेंटेंस हमारा प्लूरल है। एनी अदर का यूज करते हैं अगर सेंटेंस हमारा निगेटिव है और सिंगुलर हो या प्लूरल हो, इससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ध्यान दो, सबसे पहली चीज है अनदर का यूज कब करते हैं, जब सेंटेंस पॉजिटिव है। अदर का यूज करते हैं पॉजिटिव में, एनी अदर का यूज करते हैं निगेटिव में। अदर का यूज करते हैं सिंगुलर सेंटेंस में, सॉरी अनदर का यूज करते हैं सिंगुलर सेंटेंस में, अदर का यूज करते हैं प्लूरल सेंटेंस में, और एनी अदर का यूज करते हैं सिंगुलर और प्लूरल दोनों में। अब देखो राम हैज परचेस्ड अनदर पेन, सबसे पहली चीज सेंटेंस पॉजिटिव है कि निगेटिव, पॉजिटिव, ठीक है। अब यहां पर पेन कितने हैं, एक की दो, एक पेन है मतलब सिंगुलर। सेंटेंस हमारा पॉजिटिव है और सिंगुलर है। अगर सेंटेंस पॉजिटिव है और सिंगुलर है तो क्या लिखेंगे, अनदर। इस वजह से यहां पे क्या लिखा गया है, अनदर। दूसरा देखो राम हैज परचेस्ड अदर पेन्स, तो देखो सेंटेंस पॉजिटिव है, ठीक है। अब पेन क्या है, पेन्स लिखा है मतलब प्लूरल, तो सेंटेंस हमारा पॉजिटिव है और प्लूरल है। अगर प्लूरल सेंटेंस है तो क्या लिखेंगे, अदर। अब यहां पर अनदर नहीं लिखेंगे, ध्यान से समझना। राम हैज परचेस्ड अनदर पेन्स नहीं होगा, अगर प्लूरल है तो अदर आएगा। तीसरा सेंटेंस देखो, राम हैज नॉट परचेस्ड एनी अदर पेन, तो यहां पे देखो नॉट है, नॉट का मतलब सेंटेंस हो गया निगेटिव, और ये देखो पेन क्या है, सिंगुलर, तो निगेटिव सेंटेंस है लेकिन सिंगुलर है। अगर निगेटिव है, सिंगुलर प्लूरल से हमें मतलब नहीं है, तो क्या लिखेंगे, एनी अदर। दूसरा देखो यहाँ पे क्या है, राम हैज नॉट परचेस्ड एनी अदर पेन्स, यहाँ पे पेन क्या है, ये प्लूरल में है पेन्स, ठीक है। और नॉट क्या है, नॉट है हमारा निगेटिव। अगर निगेटिव है और प्लूरल है तो क्या लिखेंगे, एनी अदर। समझ में आई मेरी बात। अगर सिंगुलर है तो लिखेंगे अनदर, अगर प्लूरल है तो लिखेंगे अदर, अगर सिंगुलर और प्लूरल कुछ भी है लेकिन सेंटेंस निगेटिव है तो हम लिखेंगे एनी अदर। क्लियर है पॉइंट। फिर से एक बार मैं रिपीट करता हूं, अनदर कब यूज करेंगे, सिंगुलर में पॉजिटिव सेंटेंस। अदर कब यूज करेंगे, प्लूरल में पॉजिटिव सेंटेंस। एनी अदर कब यूज करेंगे, निगेटिव में, सिंगुलर और प्लूरल कुछ भी हो सेंटेंस, एनी अदर का यूज होगा, ठीक है। तो ये हमारा डिफरेंस था अनदर, अदर और एनी अदर में। इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं तीनों, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन भी आ सकता है, क्या क्वेश्चन आएगा, सीधा सीधा क्वेश्चन यहां से बन सकता है, राम हैज परचेज्ड अदर पेन्स, है ना। तो यहां सेंटेंस क्या आ जाएगा, राम हैज परचेज्ड अनदर पेन्स, तो गलत हो जाएगा, प्लूरल में अदर आएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ड्यू टू एंड ओइंग टू। अब ये ड्यू टू एंड ओइंग टू में क्या डिफरेंस होता है, देखो ड्यू टू एंड ओइंग टू क्या करते हैं, बेसिकली एक रीजन देते हैं किसी काम को होने का। बात समझना मेरी, ड्यू टू एंड ओइंग टू एक रीजन देते हैं किसी काम को होने का, ठीक है। जैसे कि देखो यहां पर राम फेल्ड ड्यू टू हिज मिस्टेक्स, राम अपनी गलतियों की वजह से फेल हुआ, तो ड्यू टू क्या बता रहा है, रीजन बता रहा है क्यों फेल हुआ, गलतियों की वजह से। ओइंग टू हिज मिस्टेक्स राम फेल्ड, राम क्यों फेल हुआ, अपनी गलतियों की वजह से। तो ये जो दोनों वर्ड्स है ना, ड्यू टू और ओइंग टू, ये दोनों वर्ड्स क्या करते हैं, बेसिकली हमें रीजंस बताते हैं कि ये काम क्यों हुआ, काम क्या हुआ, राम फेल हुआ, क्यों फेल हुआ, गलतियों की वजह से। तो ड्यू टू ओइंग टू क्या करते हैं, रीजंस बताते हैं। अब लेकिन ड्यू टू और ओइंग टू में कुछ डिफरेंस होता है, सेंटेंस, सारे सेंटेंसेस में ड्यू टू ओइंग टू नहीं आता है, थोड़ा सा ये टफ भी है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो कोशिश करिए समझने की इसको। देखो ड्यू टू और ओइंग टू में डिफरेंस देखते हैं हम लोग, क्या डिफरेंस होता है।
देखो ड्यू टू का मतलब होता है रिजल्ट ऑफ, ड्यू टू मीन्स रिजल्ट ऑफ, किसी चीज का रिजल्ट। ओइंग टू मीन्स बिकॉज ऑफ, ठीक है, इसकी वजह से, ठीक है। ड्यू टू मतलब ये इसका रिजल्ट है, ठीक है। ओइंग टू मतलब ये इसकी वजह से है। जैसे देखो सेंटेंस है, राम फेल्ड ड्यू टू हिज मिस्टेक्स, राम फेल्ड ड्यू टू हिज मिस्टेक्स। तो ये जो राम का फेलियर है, जो राम फेल हो रहा है, ये किसका रिजल्ट है? ये उसकी मिस्टेक्स का रिजल्ट है। राम जो फेल हो रहा है, जो राम का फेलियर है, वो फेलियर किस वजह से है? राम की मिस्टेक्स की वजह से, ठीक है। तो रिजल्ट क्या है इसका? जो रिजल्ट आ रहा है मीन्स ये हो गया, ओइंग टू हिज मिस्टेक्स राम फेल्ड, बिकॉज ऑफ हिज मिस्टेक्स राम फेल्ड। अब देखो जैसे ये ओइंग टू होता है ना, तो आप सेंटेंस में ओइंग टू को बिकॉज ऑफ से रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। बिकॉज ऑफ हिज मिस्टेक्स राम फेल्ड, अपनी गलतियों की वजह से राम फेल हो गया, ठीक है। समझ में आ रहा है? ये डिफरेंस आता है ड्यू टू एंड ओइंग टू में। अगर अभी भी ना समझ में आए वो डिफरेंस, ठीक है, तो एग्जाम में देखो क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत प्रॉब्लम होगी। तो उसके लिए एक और आप सीधा सा पॉइंट याद कर लो कि ये जो ड्यू टू और ओइंग टू होता है, ड्यू टू का यूज बेसिकली हम लोग सब्जेक्ट प्लस वर्ब के बाद करते हैं, और जो ओइंग टू है वो जनरली सेंटेंस की स्टार्टिंग में यूज होता है। देखो ये जो ओइंग टू वाला है ना, ये जनरली सेंटेंस की स्टार्टिंग में होता है, हमेशा ऐसा रूल नहीं फॉलो होता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ओइंग टू से हमेशा सेंटेंस स्टार्ट होगा। 90% सेंटेंसेस में ओइंग टू स्टार्टिंग में आता है, और कुछ सेंटेंसेस में ओइंग टू बीच में भी आ सकता है। वो सेंटेंस अभी हम लोग देखेंगे। तो अभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपको डिफरेंस ना समझ में आया हो, तो आप क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए इतना याद कर लीजिए कि ड्यू टू का यूज करते हैं वर्ब के बाद, और ओइंग टू का यूज करते हैं हम लोग सेंटेंस में, ठीक है। जैसे यहाँ पे राम फेल्ड वर्ब हो गई, वर्ब के बाद लिखेंगे ड्यू टू। अब आप यहाँ पर राम फेल्ड ओइंग टू हिज मिस्टेक्स नहीं लिखेंगे, ठीक है। ओइंग टू हिज मिस्टेक्स राम फेल्ड, यहाँ पर ओइंग टू लिखा है, कभी भी ड्यू टू नहीं आएगा, ड्यू टू हिज मिस्टेक्स राम फेल्ड नहीं। एक क्वेश्चन की स्टार्टिंग में क्या लिखेंगे? ओइंग टू। राम मेट विथ एन एक्सीडेंट ड्यू टू केयरलेसनेस, ठीक है। राम का एक्सीडेंट हुआ, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? ड्यू टू, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब के बाद क्या आएगा? ड्यू टू। ओइंग टू केयरलेसनेस राम मेट विथ एन एक्सीडेंट, तो यहाँ पे क्या सेंटेंस की स्टार्टिंग है, तो स्टार्टिंग में ओइंग टू लिखेंगे। यहाँ पर आप ड्यू टू केयरलेसनेस राम मेट विथ एन एक्सीडेंट नहीं लिखेंगे। देखो मैंने एकदम सेम सेम सेंटेंसेस दिए हैं ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। राम फेल्ड ड्यू टू हिज मिस्टेक्स, ओइंग टू हिज मिस्टेक्स राम फेल्ड। राम मेट विथ एन एक्सीडेंट ड्यू टू केयरलेसनेस, ओइंग टू केयरलेसनेस राम मेट विथ एन एक्सीडेंट, ठीक है। तो ड्यू टू का यूज करेंगे वर्ब के बाद, सब्जेक्ट प्लस वर्ब के बाद, और ओइंग टू का हम लोग यूज करते हैं सेंटेंस की स्टार्टिंग में। समझ में आ रहा है पॉइंट? क्या पॉइंट है यहाँ पर? ड्यू टू का मतलब होता है रिजल्ट ऑफ, और ओइंग टू का मतलब होता है बिकॉज। तो इतना रख लो कि ड्यू टू का यूज कब करते हैं? सब्जेक्ट प्लस वर्ब के बाद, ठीक है। तो जैसे ये सेंटेंस है, अब आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन दे सकता है, ठीक है। एग्जाम में ये क्वेश्चन आपका आ सकता है, राम मेट with an accident owing to केयरलेसनेस। ये आपका आ सकता है सेंटेंस, राम मेट विथ एन एक्सीडेंट ओइंग टू केयरलेसनेस। तो देखो हमने यहाँ पर क्या यूज किया है? ओइंग टू। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है? ओइंग टू। आपको समझना है कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब, सब्जेक्ट प्लस वर्ब के बाद ओइंग टू नहीं आता, गलत हो गया सेंटेंस। सब्जेक्ट प्लस वर्ब के बाद क्या आएगा? ड्यू टू। तो हम क्या लिखेंगे? राम मेट विथ एन एक्सीडेंट ड्यू टू केयरलेसनेस। ये हमारा सेंटेंस अब सही हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको एग्जाम में आइडेंटिफाई करना है कौन सा सेंटेंस सही है और कौन सा सेंटेंस गलत है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा नॉर्मल सा डिफरेंस था। अब हम लोग थोड़ा सा और जो टफ पार्ट्स होते हैं ड्यू टू ओइंग टू के, वो हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो जैसे कि यहां पर है, अभी तो हम लोगों ने ये पढ़ लिया, एक और एग्जांपल देख लीजिए। हिज सक्सेस वाज ओइंग टू हिज पेरेंट्स, गलत हो गया है ना। हिज सक्सेस वाज ड्यू टू हिज पेरेंट्स, ये सही होगा। क्यों? सब्जेक्ट प्लस वर्ब के बाद क्या आता है? ड्यू टू। आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। ध्यान देना, एग्जाम में क्या क्वेश्चन मिलेगा? जो इनकरेक्ट वाला है, एग्जाम में आपको सेंटेंस मिलेगा हिज सक्सेस वाज ओइंग टू हिज पेरेंट्स, ठीक है। हिज सक्सेस वाज ओइंग टू हिज पेरेंट्स। तो आपको ध्यान देना है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब के बाद ओइंग टू नहीं आता, क्या आता है? ड्यू टू, ठीक है। अब देखो जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि ड्यू टू और ओइंग टू
ओइंग टू ऐसा नहीं है कि ओइंग टू हमेशा सेंटेंस के स्टार्टिंग में यूज होगा। अब हम वो पॉइंट थोड़ा सा पढ़ते हैं। देखो कैसे ड्यू टू का फॉर्मेशन होता है वो समझो। देखो रूल तो हम लोगों ने पढ़ लिया कि ड्यू टू सब्जेक्ट प्लस वर्ब बताता है। अब वो रूल आया कहां से, कॉन्सेप्ट क्या लगता है। देखो कॉन्सेप्ट ये लगता है कि कोई सिचुएशन होती है, ठीक है, उस सिचुएशन का कॉज होता है, उसके बाद उसका रिजल्ट आता है। तो बात समझना, सिचुएशन फिर कॉज फिर रिजल्ट। तो ये जो यहां पर कॉज है, ये जो यहां पर कॉज है, इसके साथ में ड्यू टू आता है। ठीक है, समझो मेरी बात। यहां पे देखो अनएम्प्लॉयमेंट ड्यू टू ऑटोमेशन विल ग्रो स्टेडली। तो अनएम्प्लॉयमेंट क्या हो गई, सिचुएशन, ड्यू टू ऑटोमेशन ये कॉज हो गया। अनएम्प्लॉयमेंट जो है, अनएम्प्लॉयमेंट का रीजन क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट का रीजन है ऑटोमेशन। ठीक है, तो कॉज हो गया। ठीक है, और ये क्या है, विल ग्रो स्टेडली। ठीक है, रिजल्ट क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट का, अनएम्प्लॉयमेंट की जो ग्रोथ है वो कैसी होगी, स्टेडली होगी। तो ये क्या हो गया, ये हमारा रिजल्ट हो गया। तो ये जो कॉज है, इस कॉज के साथ में हम ड्यू टू लिखेंगे। आपको सेंटेंस में, आपको सेंटेंस में कॉज पहचानना है कि कॉज क्या है इसका। गेम कैंसल्ड, गेम कैंसल्ड, गेम कैंसल्ड हमारा क्या है, गेम कैंसल्ड हो गया हमारा यहां पर सिचुएशन। गेम कैंसल क्या हो गया, सिचुएशन। ठीक है, समझ में आ रही मेरी बात। गेम कैंसल क्या हो गया, सिचुएशन। सिचुएशन क्या है, गेम कैंसल हो गया। ड्यू टू रेन, गेम किसकी वजह से कैंसिल हो गया, रेन की वजह से। कॉज क्या है गेम कैंसिल होने का, रेन। विल रिज्यूम टुमारो, रिजल्ट क्या है कि गेम कब रिज्यूम होगा, गेम कब से खेला जाएगा, कल से, टुमारो। तो ये क्या आ गया, विल रिज्यूम टुमारो, रिजल्ट। तो अब कॉज क्या है, कॉज क्या आ रहा है, गेम कैंसिल होने का कॉज क्या आ रहा है, कॉज आ रहा है रेन। तो ये जो कॉज होता है ना, इसके साथ में ड्यू टू आएगा। बात समझ गए मेरी बात। ठीक है, जैसे कि अगर हम लिख देते हैं आई फेल्ड, आई फेल्ड ड्यू टू नेग्लिजेंस। तो आई फेल्ड हो गया, सिचुएशन क्या है, फेल्ड, फेल हो गया मैं, ये सिचुएशन है। क्यों फेल हुए, कॉज क्या है, नेग्लिजेंस। तो जो कॉज है ना, इसके साथ में ड्यू टू लगता है। समझिए मेरी बात। तो ये आपको ये फॉर्मेट याद रखना, सिचुएशन प्लस कॉज प्लस रिजल्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो ये कॉज है, इसके साथ में हमेशा ड्यू टू आएगा। समझ रहे, चलो नेक्स्ट देखो, अब ओइंग टू की बात करते हैं। देखो अब यहां पर अभी हम लोगों ने सिचुएशन, कॉज और रिजल्ट पढ़ लिया। अब ओइंग टू में क्या होता है, ओइंग टू में हम लोग क्या यूज करते हैं। देखो अब यहां पे आपको सेंटेंस दिखेगा, ओइंग टू देखो बीच में यूज हो रहा है, गलत नहीं है, सही है। हिज रीडिंग वॉज हेजिटेंट, हिज रीडिंग वॉज हेजिटेंट। हेजिटेंट का मतलब क्या है, रिजल्ट। उसकी जो रीडिंग है वो कैसी थी, हेजिटेंट थी, है ना, वो अच्छे से नहीं पढ़ पा रहा था ना, पढ़ने में उसको ही वॉज हेजिटेंट, हिचकिचा रहा था पढ़ने में। ठीक है, तो ये रिजल्ट आ गया। क्यों हिचकिचा रहा था, क्यों हिचकिचा रहा था, हिचकिचा रहा था ड्यू टू स्टैमर, है ना, ओइंग टू अ स्टैमर। रीजन क्या है, स्टैमर, है ना, हकलाना जिसे बोलते हैं। तो ये यहां पर पॉइंट आ रहा है, ओइंग टू अ स्टैमर। अब ये जो इसका हकला, ये जो इसका हिचकिचाना है, इसका कॉज क्या था, हिचकिचाने का कॉज था स्टैमर। तो अगर हमारा सिचुएशन है, उसके बाद रिजल्ट है, उसके बाद में अगर कॉज है, ठीक है, तो वहां पर क्या लिखेंगे, ओइंग टू। समझ रहे हो मेरी बात को। ठीक है, जैसे देखो इसका मतलब क्या निकलता है सेंटेंस का, इसका मतलब निकलता है हिज रीडिंग वॉज हेजिटेंट बिकॉज ऑफ अ स्टैमर। ठीक है, जैसे देखो गेम कैंसल्ड टुडे ओइंग टू रेन। ठीक है, गेम कैंसल्ड टुडे ओइंग टू रेन, सिचुएशन प्लस रिजल्ट प्लस ओइंग टू प्लस कॉज। तो ये टाइप के जो सेंटेंसेस होते हैं ना, तो इन सेंटेंसेस में हम लोग ओइंग टू का बीच में भी यूज कर सकते हैं। देखो जो हमारे एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं वो इतने टफ नहीं आएंगे। एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं नॉर्मल आते हैं, जो हम लोगों ने सबसे स्टार्टिंग में पढ़ा था ना, कि ड्यू टू सब्जेक्ट प्लस वर्ब के बाद लगा दो, ओइंग टू स्टार्टिंग में लगा दो। यही सेंटेंसेस आपको जनरली एग्जाम से मिलेंगे। ठीक है, गेम कैंसल टूडे बिकॉज ऑफ रेन। ठीक है, तो ये यहां पर सेंटेंस आता है, सिचुएशन प्लस रिजल्ट प्लस ओइंग टू प्लस कॉज। ओइंग टू इलनेस ही मिस द एग्जाम, बिकॉज ऑफ इलनेस ही मिस द एग्जाम। हिज एब्सेंस वॉज ड्यू टू इलनेस। समझ रहे हो, हिज एब्सेंस वॉज कॉज्ड बाय इलनेस। जब भी कोई कॉज आता है बीच में, तो वहां पर ध्यान देना ड्यू टू का यूज करेंगे।
तो यहाँ पे देखो हम लोगों ने ड्यू टू लिखा था, ओइंग टू भी लिखा है, तो इस केस में ओइंग टू ड्यू टू हम लोग लिख सकते हैं। समझ रहे हो बात को? तो ये यहाँ पर ओइंग टू और ड्यू टू के बीच में डिफरेंसेस हैं जो आपको बिल्कुल ध्यान देने हैं। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप वही याद रख लो, सब्जेक्ट प्लस वर्ब के बाद ड्यू टू, सब्जेक्ट प्लस वर्ब के बाद ड्यू टू, और उसके बाद जो हमारा सेंटेंस है उसकी स्टार्टिंग में हमेशा क्या आएगा, ओइंग टू। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारा वर्ड है वर्बल और ओरल। अब ये वर्बल और ओरल के बीच में क्या डिफरेंस है, देखो वर्बल और ओरल के बीच में डिफरेंस सिर्फ इतना सा है, ये जो ओरल वर्ड होता है ना, ओरल का मतलब होता है माउथ, है ना, आप जो भी माउथ से बोलते हैं उसको बोलते हैं ओरल। ओरल इज रिलेटेड टू माउथ, स्पीच, जो भी आपके मुंह से निकलता है उसको बोला जाता है ओरल, है ना, जो भी आप अपने मुंह से बोलते हैं उसको बोलते हैं ओरल। वर्बल का मतलब क्या होता है, वर्बल का मतलब होता है, जरूरी देखो ओरल मतलब क्या है, आप जो बोल रहे हैं, ठीक है, लेकिन वर्बल का मतलब क्या होता है, आप जो बोल रहे हैं इसके अलावा आप जो लिख रहे हैं वो भी वर्बल में आता है। ठीक है, तो देखो ओरल का मतलब क्या होता है, ओरल का मतलब होता है केवल बोलना, ओरल का मतलब क्या होता है, वो केवल बोलना। ठीक है, वर्बल का मतलब क्या होता है, बोलना या फिर लिखना। ठीक है, बोलना या फिर लिखना। तो जैसे सीधी सी बात, अगर मैं देखो सीधा सा मैं आपको एग्जांपल देता हूं ना, मैं पढ़ा रहा हूं, इससे अच्छा एग्जांपल तो कोई हो ही नहीं सकता है। देखो मान लो, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वर्बल एंड ओरल। ये सेंटेंस मैंने अभी बोला है ना, अगर मैंने बोला है तो क्या होगा, ओरल। लेकिन अब देखो, अब मैं इस सेंटेंस को लिख रहा हूं, व्हाट इज द डिफरेंस, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वर्बल एंड ओरल, तो मैंने लिखा, अगर लिख रहा हूं मैं तो वो वर्बल हो गया। तो वर्बल में क्या है, आप लिख भी सकते हैं या फिर आप बोल भी सकते हैं, लेकिन ओरल में केवल बोला जाता है। जैसे कि आपका एग्जाम होता है ना आईबीपीएस का, उसमें देखो वर्बल एबिलिटी का सेक्शन होता है ना, आप सिलेबस देखोगे उसमें लिखा आएगा वर्बल एबिलिटी। तो वर्बल एबिलिटी का मतलब क्या होता है, आप जो लिखते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज का जो सेक्शन होता है ना उसको वर्बल एबिलिटी बोलते हैं। तो क्या आप जो लिखते हैं, आप बोलते हैं, तो वो होता है वर्बल एबिलिटी। एग्जाम्पल देखो, चिल्ड्रन लर्न टू अंडरस्टैंड एंड यूज वर्बल लैंग्वेज एट अ वेरी अर्ली एज। तो बच्चे क्या है, बच्चे जो वर्बल लैंग्वेज है वो जल्दी एज में सीख लेते हैं, है ना, लिखना बोलना, उसको बोलते हैं वर्बल लैंग्वेज। आप ओरल लैंग्वेज नहीं लिखेंगे यहाँ पे, है ना। अगर आप बोलते हैं कि जैसे मेरे घर में छोटा सा बच्चा है और वो बोलना और लिखना सीख गया है, तो आप क्या लिखेंगे, ही हैज लर्नड वर्बल लैंग्वेज। तो वर्बल लैंग्वेज का मतलब क्या है, बोलना और लिखना। ठीक है, अब जैसे ओरल है, राम हैड एन ओरल डिजीज दैट इन्फेक्टेड हिज गम्स। तो ओरल डिजीज का मतलब क्या होता है, माउथ से रिलेटेड। ठीक है, तो ओरल मतलब बोलना और वर्बल का मतलब बोलना और लिखना, बोलना या फिर लिखना। ठीक है, चलो नेक्स्ट वर्ड देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट वर्ड है हमारा गुड और वेल। अब गुड और वेल में क्या डिफरेंस होता है, देखो गुड और वेल में सिर्फ एक नॉर्मल सा डिफरेंस, देखो गुड का मतलब भी अच्छा होता है और वेल का मतलब भी अच्छा होता है ना। गुड का मतलब क्या होता है, अच्छा, और वेल का मतलब क्या होता है, अच्छा, दोनों का मतलब होता है अच्छा, है ना। गुड किसके साथ यूज करते हैं, देखो गुड का यूज करते हैं हम लोग नाउन के साथ में। ठीक है, गुड का यूज किसके साथ करेंगे, नाउन के साथ में। और वेल का यूज किसके साथ करेंगे, वेल का यूज करते हैं वर्ब के साथ में। ठीक है, समझना मेरी बात को, गुड का यूज करते हैं नाउन के साथ में, वेल का यूज करते हैं हम लोग वर्ब के साथ में। और वेल का यूज हम लोग अगर हेल्थ की बात कर रहे हैं तो हेल्थ के साथ में भी वेल का यूज करते हैं। ठीक है, और उस केस में जो वेल है वो एडजेक्टिव के तरीके काम करता है। चलो ये तो अभी हम लोग बाद में पढ़ेंगे, ये भूल जाओ। अभी तो सिर्फ इतना याद रखो कि ये जो हमारा गुड है और ये जो हमारा वेल है, तो गुड का यूज हम लोग करते हैं नाउन के साथ में और वेल का यूज करते हैं वर्ब के साथ में। ठीक है, इतना याद रखो। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग भी है ना, आपको अगर कहीं पढ़ा हो ना तो कंफ्यूजन भी हो सकता है। तो हम लोग आप सिर्फ इतना याद रखो कि गुड का यूज करते हैं नाउन के साथ, वेल का वर्ब के साथ। और गुड और वेल का मतलब क्या होता है, अच्छा। जैसे देखो ये सेंटेंस है, डिड यू डू गुड ऑन योर एग्जाम्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, डिड यू डू गुड ऑन योर एग्जाम्स। तो यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे, क्या आपने अपने एग्जाम्स में अच्छा किया। ठीक है, तो वर्ब है, तो वर्ब के साथ क्या लिखेंगे, डू है ना, देखो डू, क्या लिखेंगे यहाँ पे, डू गुड नहीं, गलत सेंटेंस है, क्या लिखेंगे, डू वेल। ठीक है,
जैसे देखो, आई कांट बिलीव आई डिड गुड ऑन द टेस्ट। आपको एग्जाम में ये सेंटेंस मिलेगा जो मैंने स्ट्राइक कर दिया है, आई कांट बिलीव इट आई डिड गुड ऑन द टेस्ट। तो डिड के साथ क्या लिखना है, गुड, गलत हो गया। क्यों, गुड किसके साथ लिखते हैं, नाउन के साथ, लेकिन यहाँ पे डिड क्या है, वर्ब, तो डिड के साथ में क्या लिखेंगे यहाँ पर, वेल, आई डिड वेल ऑन द टेस्ट। ठीक है ना। तो ये आपको एग्जाम में क्वेश्चन क्या मिलेगा, एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा डिड यू डू गुड ऑन योर एग्जाम्स। तो आपको देखना है कि यहाँ पे डू है, डू के साथ में गुड नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि गुड का यूज करते हैं नाउन के साथ। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, डिड यू डू वेल ऑन योर एग्जाम्स। ठीक है, चलो, दिस इज अ वेल पोयम। अब देखो वेल पोयम, दिस इज अ वेल पोयम। अब यहां पर हमने जो ये वेल है किसके साथ अटैच किया है, पोयम के साथ में। ये जो वेल है ये किसको मॉडिफाई कर रहा है, पोयम को। पोयम क्या होता है, नाउन। अगर पोयम नाउन है तो नाउन के साथ में हम वेल लिखते हैं कि गुड लिखते हैं, गुड। तो यहां पे क्या लिखेंगे, गुड, दिस इज अ गुड पोयम। ठीक है, तो सीधा सा पॉइंट है। अगर हम यहां पर लिख देते हैं दिस इज अ गुड पेन, ऐसे याद रखना, दिस इज अ गुड पेन। पेन क्या है, नाउन। अगर नाउन है तो क्या लिखेंगे, गुड। क्या कभी आपने ये सेंटेंस सुना है, दिस इज अ वेल पेन, ऐसा सुना है, नहीं सुना है ना, दिस इज अ वेल पेन, नहीं। नाउन के साथ में वेल का यूज नहीं करते हम लोग। ठीक है, तो ध्यान देना, गुड का यूज करते हैं नाउन के साथ और वेल का यूज करते हैं वर्ब के साथ। अब देखो एक पॉइंट है, अगर हेल्थ की बात होती है, अगर हेल्थ की बात की जाती है तो वहां पर हम लोग वेल लिखते हैं। ठीक है, देखो जैसे यहां पर है, शी आस्क्ड अबाउट राम्स इलनेस एंड आई टोल्ड हर ही इज गुड नाउ। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पे क्या है, राम की बात हो रही है तो नाउन के हिसाब से गुड आना चाहिए, लेकिन नहीं, ये आप रट लो कि अगर हेल्थ की बात हो रही है तो हेल्थ के साथ वेल आएगा। तो ये सेंटेंस आपको देखो एग्जाम में सेम टू सेम सेंटेंस मिलेगा, शी आस्क्ड अबाउट राम्स इलनेस एंड आई टोल्ड हर ही इज गुड नाउ। तो ये गलत हो गया। ठीक है, क्यों गलत हो गया, क्योंकि यहां पर बात किसकी हो रही है, यहां पर बात हो रही है हेल्थ की। अगर बात हेल्थ की हो रही है तो हम लोग क्या लिखेंगे, गुड नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, वेल। तो सही सेंटेंस क्या होगा, शी आस्क्ड अबाउट राम्स इलनेस एंड आई टोल्ड हर ही इज वेल नाउ। ठीक है, तो ध्यान देना, एक बार फिर से देखो, मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ। गुड का यूज किसके साथ करते हैं, नाउन के साथ। ठीक है, वेल का यूज किसके साथ करते हैं, वर्ब के साथ। ठीक है, और अगर हेल्थ की बात हो रही है तो ये भूल जाना, नाउन और वर्ब। ठीक है, हेल्थ के साथ में किसका यूज होगा, वेल के साथ, वेल का। ठीक है, तो शी आस्क्ड अबाउट राम्स इलनेस एंड आई टोल्ड हर ही इज वेल नाउ। ठीक है, तो ये देखो, ये हमारा डिफरेंस था गुड और वेल में, है ना। नॉर्मल सा पॉइंट है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया हो। अगर कोई भी डाउट आ रहा है ना तो जो लाइव डाउट की क्लास होती है उसमें मुझसे पूछ लेना, अदरवाइज अपनी प्रोफाइल में जाके आस्क डाउट वाला जो बटन है उस पर क्लिक करके अपना डाउट आप जरूर पूछे। ठीक है, डाउट नहीं रहना चाहिए बिल्कुल भी। अगर डाउट रह गया तो फिर एग्जाम आपका क्वालिफाई नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं, ये वर्ड्स थे। फिर नेक्स्ट हम लोग जो रूल्स हैं, थोड़े से और रूल्स अभी बचे हुए हैं एडजेक्टिव के, थोड़ा सा लंबा चैप्टर है, तो वो फिर हम लोग कवर अप करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, थैंक यू एवरीवन।